वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, खुशामदीद इस दुआ के साथ कि आप सब जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, मेरा वीकेंड तो बहुत अच्छा गुजरा है। उम्मीद है कि आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा और आपने खूब हल्ला गुल्ला भी किया होगा। जब वीकेंड के बाद हम आते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जनाब एक वीकेंड आपको भरपूर जिंदगी गुजारने का, बल्कि गुजारना चाहिए, क्योंकि पुरसकून रहने के लिए ज़रूरी होता है कि खुद को ये हम लोग फील करवाएं कि हम पुरसकून हैं। दरअसल यही एक मेरे ख्याल से मुश्किल काम होता है कि बहुत से लोग बज़ाहिर तो पुरसकून जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन दर पर्दा वो ज़हनी तौर पर खुद को पुरसकून महसूस नहीं करते, जिससे उनके लिए मुश्किलात भी पैदा हो जाती हैं। और दौरे हाजिर की ही अगर बात की जाए तो यहाँ जिंदगी बेतहाशा मसरूफ हो गई हुई है। वहाँ अपने लिए वक्त निकालने की कोई जहमत ही गवारा नहीं करता और ना ही निकालता है वक्त। और डेली रूटीन के हवाले से अगर देखा जाए तो काम और मुलाजमत के बाद इंसान इस कदर थक जाता है कि वो अपने लिए वक्त भी नहीं निकाल पाता और ना ही किसी तफरीक के मौके से लुत्फ अंदोज हो सकता है। ज़हनी तनाव और परेशानी से जनाब अगर निजात हासिल करना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा ज़रूर गुजारा जाए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ इंजॉय कर सके, ये जाने बगैर कि जनाब हमें कोई जज कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, इसको पीछे रखें और उस वीकेंड को अच्छे तरीके से गुजारें। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं कुछ लाहौर और लाहौर के कल्चर के हवाले से। तो लाहौर आपको पता है कि एक तारीखी शहर है जिसका कल्चर और सकाफत हजारों साल पुरानी है और लाहौर के सकाफत और जिंदा दिलान लाहौर की मेहमान नवाजी के चर्चे तो पूरी दुनिया में होते हैं। और हमें पता भी है जब भी मेहमान नवाजी और जिंदा दिली की बात होती है तो लाहौर की मिसाल जरूर दी जाती है। लाहौर और पंजाब के कल्चर की वजह से ही दुनिया के 15 मुमालिक के 19 शहर लाहौर के साथ जुड़वा शहरों के मुआहिदे कर चुके हैं, जिनमें शिकागो है, इस्तांबुल है, समरकंद है, मुशहद है और ज़ियान जैसे बड़े बड़े शहर शामिल हैं। रवा माह गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के दौरे कैलिफोर्निया के दौरान अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर सिटीज का दर्जा दिया गया है और मुस्तकबिल करीब में भी मुख्तलिफ ममालिक के 4 मजीद शहर लाहौर के सिस्टर सिटीज बनेंगे, जिसके बाद लाहौर के सिस्टर सिटीज की तादाद 23 हो जाएगी, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। और लाहौर की सकाफत के हवाले से मजीद बातें उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आदिल लाहौरी हैं और उनके साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं सुहेल कैसर साहब। सर, मैं आप दोनों को ही खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सुहेल कैसर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो गवर्नर पंजाब का दौरा अमेरिका था और इस मौके पर पंजाब और कैलिफोर्निया को जुड़वा रियासतें करार देने का ये फैसला हुआ है, तो ये इसमें ये कितनी अहमियत रखता है ये फैसला अपने अंदर? अच्छा, इसको अगर आप सीधा सा अंदाज में देखना चाहें तो जिसके साथ आपकी बहुत दोस्ती होती है या जिसको आप बाज़ औक़ात लाइफ में आप करार दे देते हैं कि ये मेरा भाई है या ये मेरी बहन है, तो जब आप उसको ये स्टेटस देते हैं अपने इर्द गिर्द किसी को, तो फिर ताल्लुकात की नोयत कैसी रहती है? मैं आपसे सवाल करता हूँ। बहुत अच्छी हो जाती है। एग्जैक्टली। तो सीधी सी बात है कि जब इसी तरह जब दो इंसानों के दरमियान मेल मुलाकात बढ़ता है तो उनके दरमियान कोऑपरेशन जो है उसमें इजाफा होता है। इसको आप बड़े लेवल पर ले जाएं तो जब सिटीज़ आपस में जुड़वा शहर करार पाते हैं तो उन शहरों के दरमियान, जैसे इस्तांबुल और लाहौर अगर जुड़वा शहर हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो है पहले की निस्बत तावन, एक दूसरे के यहाँ आना जाना। लाहौर में आप देखें कि तुर्की के हवाले से काफ़ी नुमाइशें लगती रहती हैं, पाकिस्तान की वहाँ पे लगती हैं। अब ये जो पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट्स का दर्जा दिया गया है, तो ऑब्वियसली यही फार्मूला उन पर भी लागू होता है कि दोनों के दरमियान जब बाहमी ताल्लुकात में इजाफा होगा, मज़ीद मजबूत होंगे, तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा ज़्यादा हमें होगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ऑब्वियसली वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तरक्की याफ्ता स्टेट है और इसमें आपने देखा होगा कि 2 चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी गई है, एक टेक्नोलॉजी और एक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के हवाले से कैलिफोर्निया का बहुत नाम है, हम उसके तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। बिल्कुल। और फिर आप जहन में रखिएगा कि जो मशहूर ज़माना सिलिकॉन वैली है वो भी कैलिफोर्निया में है, नॉर्थ कैलिफोर्निया में है। इसकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, तारीख पढ़ें, तो इतनी शानदार और इतनी दिलचस्प है कि जिसने पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी की नई जहतें मुतारफ़ कराई हैं। विनोद खोसला उनका क्रेडिट है आगाज़ में।
तो इन दो शोबों को ज्यादा तरजीह दी गई है, ठीक है। टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर को, ठीक और है। आप अंदाजा लगा ली, अगरचे हम बुनियादी तौर पर तो खुद को हम ज़रई मुल्क ही कहलाते हैं, लेकिन जो ज़राअत की हमारे यहाँ हालत है वो बस सो ही है। तो जब हमें उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा, कुछ ताल्लुकात के बिना पर टेक्नोलॉजी हासिल होगी, कुछ दूसरी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो उससे पंजाब में एग्रीकल्चर जो सिलसिला है उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। इसी तरह अब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हासिल किए बगैर आप समझ सकते हैं कुछ भी मुमकिन नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है। तो जो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा, ये चीज़ें हासिल करेगा, उसके लिए उतना ही तरक्की करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन दो शोबों की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, लेकिन अभी ये थोड़ा सा इनिशियल मराहिल में है, कुछ और अभी मामला तय होने हैं। जब वो तय हो जाएंगे, हतमी चीज़ें, मतलब कैलिफोर्निया की जो असेंबली है उसने बिल पास कर दिया है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद भी कुछ लंबा प्रोसीजर होता है। एग्जैक्टली 2 जून की बात है, इसी महीने कुछ कोई 18 दिन पहले समझ लें कि ये सिलसिला। तो आगे थोड़ा सा प्रोसीजर जब अडॉप्ट करने के बाद उसको फिर हतमी शक्ल दे दी जाएगी, तो फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छी चीज़ है। लेकिन ये अच्छी चीज़ है लाहौरियों के लिए या पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उनके लिए अच्छी चीज़ है। आदिल, कैसा महसूस होता है, मतलब अगर पंजाब को अब कैलिफोर्निया के साथ जुड़वा शहर का करार दिया जा रहा है, इस फैसले का अमल दरामद भी हो रहा है, तो क्या इसके ऊपर हमें कोई प्रैक्टिकल भी फ़ायदा होगा? डेफिनेटली जी, टूरिज़्म मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जहाँ तक सुहेल साहब ने बात की है कि टेक्नोलॉजी के शोबे में और एग्रीकल्चर के शोबे में अगर इनके 2 फोकसेस हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो अभी रिसेंटली 2 नई चीज़ें सामने आई हैं। एक उसमें कृष्णा नगर सामने आया और दूसरा राजगढ़ सामने आया। ये वो इलाके हैं जहाँ पर पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर के जो बिज़नेस तबका था, एग्रीकल्चर तबका था, सरकारी तबका था, वो इन इलाकों में रहता था और ये बड़ी प्लान्ड सोसाइटीज़ थी मॉडल टाउन के बाद। तो अगर ये 2 चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग अपने आर्किटेक्ट को भी सेव कर लें तो मेरे ख्याल से जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि वो पुराने इलाकों को उसी तरह देख सकें। अच्छा, पूरे लाहौर के अंदर सिर्फ एक सोसाइटी ऐसी है, कृष्णा नगर, आप जिस गली में भी चले जाएँ आपको हर मकान कोने में नज़र आएगा। पूरे लाहौर में आपको और कहीं नहीं मिलेगा वो। और आप एक मकान के खड़ी हुई है तो लेफ्ट, आपके राइट और आपके बैक पे आपको गलियां मिलेंगी। बिल्कुल। इसके साथ जो दूसरा मकान होगा उसमें भी सेम यही सूरत हाल है। तो वो एक हमारे पास बहुत बड़ा मॉडल स्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है और गलियां ऐसी मौजूद हैं जिसको हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर ये सिस्टर अगर कंट्री डिक्लेयर हो जाती है, स्टेट डिक्लेयर हो जाती हैं, तो हमारा टूरिज़्म बहुत बढ़ेगा इस मामले में। अच्छा, अभी भी है, लेकिन हम इससे पहले भी देखते थे आदिल के बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी कि पंजाब को जो है वो जुड़वा शहर करार दे दिया गया है, बहुत से शहरों के साथ मिला दिया गया है, लेकिन क्या उससे हमें कोई फ़ायदा हुआ स्टूडेंट एक्सचेंज वगैरह या बिजनेस के हवाले से? मेरे ख्याल से बिल्कुल। ये टर्की की बात की जाए तो टर्की को बड़ा रुतबा दिया गया, लेकिन हमारे पास टर्की टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आना पसंद ही नहीं करता। आपको फॉरनर ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन टर्किश जो से आपको टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आते। उसकी रीज़न ये कि हम लोग शायद टूरिज़्म में बहुत पीछे हैं अभी। लाहौर जैसा डेवलप सिटी जो सी है, अगर वहाँ पर ये मसाइल होंगे तो छोटी सिटीज़ में क्या होगा? तो मेरे ख्याल से अभी बहुत टाइम लगेगा इन बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि अगर आप किसी को जो सा है वो सिस्टर स्टेट्स डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ साथ हमें बेसिकली अपने आप को ज़्यादा बेहतर करना ज़रूरी है। बिल्कुल। और जैसे आपने अभी कृष्ण नगर की भी बात की आदिल, और आपने हाल ही में उसके ऊपर फीचर भी लिखा है और जिसे इंडिपेंडेंट उर्दू ने भी शाया किया है, तो इसका ख्याल कैसे आया कि मैं इसके ऊपर काम करूं थोड़ा सा? बेसिकली माय नाना बिलोंग्स फ्रॉम कृष्ण नगर बिफोर पार्टीशन। अच्छा। तो मेरी नानी अभी जिंदा है, तो मैंने एक दफ़ा बैठ के उनसे बातें सुन रहा था कि कृष्ण नगर में ये था, कृष्ण नगर में ये था। लाहौर के सबसे खूबसूरत गुरुद्वारे और मंदिर कृष्ण नगर में मौजूद थे, अंदरून शहर से बाहर। अच्छा। और अभी भी कुछ जो से हैं वो मंदिर के साथ मेरे वालिद साहब कह रहे हैं कि घरों के अंदर मौजूद हैं, चूँकि पार्टीशन के बाद जो सा है वो एरिया लोगों को जहाँ अलॉटमेंट हुई तो लोगों ने वहाँ घर बना दिए। तो कृष्ण नगर के ऊपर मैं सोच रहा था कि मैं उन पुरानी बिल्डिंग से गुजरता था, मैं उनको देखता था जो अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हुई हैं। तो कुछ तस्वीरें पुरानी मौजूद थीं, तो मैंने उन पर लिखना फिर स्टार्ट किया और निकलता निकलता मैं इतना आगे चला गया कि मुझे ये पता लगा कि लाहौर के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग थे वो कृष्ण नगर में रहे। अच्छा। मैं अगर बात करूं पुराने लोगों की तो कुदरतुल्लाह शहाब का ताल्लुक मुमताज़ मुफ्ती का घर यहाँ था,
इसके अलावा बुशरा अंसारी के वालिद साहब यहाँ रहे हैं, बुशरा अंसारी यहाँ रही हैं। अच्छा। कृष्ण नगर के अंदर मुन्नू भाई का जोन सा है वो घर यहाँ पर है। इसके अलावा जोन से हैं ए हमीद साहब यहाँ रहे हैं, यही गलियों में। और रिसेंटली अभी जाहिर डार साहब फोत हुए हैं, वो भी कृष्ण नगर ही में फोत हुए हैं। तो लाहौर, और तारिक अजीज साहब यहाँ रहे हैं किराए के मकान के अंदर। यूसुफ खान हमारे एक्टर हैं, वो कृष्ण नगर से बिलोंग करते, उनकी कोठी वहाँ मौजूद थी। तो पुराने जितने भी करैक्टर थे लाहौर के, वो कृष्ण नगर में आना पसंद करते थे। गुलकार शौकत अली साहब फोत हुए हैं, उनका घर वहाँ मौजूद कृष्ण नगर में था। तो कृष्ण नगर एक आइकॉनिक जोन सा है ना, मुझे वो एक एरिया लगा। तो उसके ऊपर मैंने फिर लिखना स्टार्ट किया। और हिंदुओं की सबसे पुरानी जो बिल्डिंग्स जो बड़ी प्लान तैयार हुई थी वो कृष्ण नगर में हुई थी, जिनके ऊपर आज भी कई जगहों के ऊपर जो है वो हिंदी लिखी हुई है, कहीं पे सिखों की गुरमुखी लिखी हुई है, जो अभी भी मौजूद है, लेकिन शायद लोगों को उस चीज़ का इल्म नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सुहेल साहब, आप हमें रोज़ कोई ना कोई तारीखी इमारत दिखाते रहते हैं हमारे शो में। तो मैं जिस तरह आदिल ने लिखा है, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया उस हवाले से, तो अगर इसी जोशो खरोश से हम लोग अपनी तारीखी इमारत और तारीखी सकाफत के हवाले से लिखना शुरू कर दें, तो लाहौर की खूबसूरती के साथ साथ डॉक्यूमेंट नहीं तैयार हो जाएगा लाहौर के हवाले से? अच्छा, अगर टूरिज़्म के हवाले से देखा जाए ना, तो अब पहले की निस्बत लोग इसकी अहमियत को बहुत ज़्यादा समझना शुरू ठीक है। हुकूमत की भी इसकी तरफ तवज्जो दे रही है। हुकूमत ने काफ़ी जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको रेस्टोर भी किया है, आगे भी करने जा रही है। जैसे अभी रिसेंटली फैसला हुआ है कि हवेली नलवा सिंह, ये कटास राज में जाए ना, अब 4-5 हज़ार साल पुरानी जगह है। तो वहाँ अच्छा, सिखों के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जो भी बेशतर अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त तारीखी इमारत है, उन्होंने वहाँ पर ना ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की। अच्छा। आप लाहौर फोर्ट में चले जाएं, हाँ। ठीक है, वहाँ पर आप इतना अच्छा आर्किटेक्चर देखती हैं, आर्चीज हैं, नक्शो निगारी है और इतने शानदार काम। अच्छा, उसमें आपको ना एक सिख गैलरी नजर आएगी जिसका ना कोई सारा है ना पैर है, बस ऐसे ही खड़ी कर दिया उन्होंने वहाँ पर। तो बड़ी भद्दी सी महसूस होती, लेकिन बहरहाल वो एक तारीख का ही। इसी तरह कटास राज में जाए ना, तो वहाँ भी यही सूरत हाल नजर है, बड़ी खूबसूरत मंदिर नजर आते हैं, चीज़ें। अच्छा, उसमें ना नलवा सिंह वाज अ कमांडर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, तो उसने वहाँ में ना अपना वो कदम रंजा फरमा दिया और एक बद्दी सी ना हवेली सी वहाँ पे तामीर करा दिया। अच्छा। टॉप पर जाएं, मुझे वैसे देखने का इत्तेफाक भी हुआ उसे। तो अब उसको जैसे ये रिस्टोर कर रहे हैं, लेकिन मुनीबा असल में इसमें इशू सबसे बड़ा पता है क्या है, रेस्टोरेशन का काम भी हो जाता है। जब आप स्पॉट के अंदर जाते हैं आपको अच्छा भी महसूस होता है। आप लाहौर फोर्ट में जाते हैं, पहले की निस्बत अच्छा महसूस, लेकिन मसला ये है कि वहाँ तक रसाई इतनी मुश्किल होती है कि बाज़ औक़ात हम अपना इरादा मुलतवी कर देते, अच्छा यार आज तो बड़ा रश होगा, सर्कुलर रोड पे कैसे जाएंगे। हाँ। इसी तरह आप जैसे दिल्ली दरवाजे जाते हैं, रॉयल पाथ शाही गुजरगाह है, मतलब जब भी बादशाह शहजादे दिल्ली से आते तो हमेशा दिल्ली दरवाजे से ही अंदर एंटर होते। अच्छा। और फिर इस रास्ते से गुजरते तो मस्जिद मरियम ज़मानी से बाहर निकलते और सामने लाहौर फोर्ट में एंटर हो जाते, वापसी भी इसी रास्ते से। इसीलिए इसको शाही गुजरगाह भी कहा जाता है। इस पर आप देखें इतने मॉन्यूमेंट्स हैं, अंदर दाखिल होते ही ये शाही इमाम है, उसके आगे मस्जिद वज़ीर खान है, मस्जिद वज़ीर खान से पहले हवेली मियाँ सुल्तान है जिसमें भी रिसेंटली एक नया शीश महल सामने आया है, ठीक है। इसके अलावा फिर आगे चले जाएं, मस्जिद मरियम ज़मानी है। तो ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ना, इस रास्ते की अहमियत को भी उजागर करते हैं। लेकिन मसला तो ये है कि अब वहाँ तक पहुँचें कैसे, वहाँ गाड़ी कहाँ पे पार्क करेंगे। जो लोकल्स हैं वो जाते हुए 10 बार सोचेंगे, पहले फ़ोन करेंगे यार ज़्यादा रश तो नहीं है, ट्रैफिक जाम। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि फॉरेनर्स इस सूरत हाल में आएंगे तो वो थोड़ी सी बेइंसाफ़ी की बात होगी। थोड़ा सा रास्ता बना दें उनके लिए, कोई मेरा मतलब कि आसानी से रसाई। वहाँ आप जाके देख लें, अंदर इतनी शानदार हुआ, बाहर मुर्गियाँ वो ज़िबा करके बेच रहा है, बाहर वो रेडियाँ लगी हुई हैं गन्ने की, सब कुछ ये सब सारा ये सही है, ये लाहौर के वो, लेकिन उसको थोड़ा सा पैटर्नाइज तो किया जा सकता है ना। तो अब ज़रूरत मॉन्यूमेंट्स के साथ साथ इस बात की भी है कि वहाँ तक रसाई को आसान बनाया जाएगा। फिर आप देखेंगे कि यार मैं आपको बताऊँ, जब मैं पढ़ता था जब स्कूल में, हमेशा उस दौर की मिसाल देता हूँ, मॉल रोड फॉरनर से भरा होता था। बिल्कुल ऐसे ही। शालीमार बाग चले जाते थे, फॉरनर से भरा होता था। और पता क्या है, वो बेशतर फॉरनर्स जो है ना, उन्होंने छोटे छोटे चॉकलेट और टॉफियां रखी होती हैं अपने बैग में। अच्छा, वो हमें देखते, अक्सर हम उनके साथ तस्वीर खिंचवाने चले जाते और वो ना हमें वो चॉकलेट और टॉफियां तोहफे में देते। ठीक है। और यानी इतने ज्यादा यहाँ पर भरी हुई बसें इधर से आती, ये जीटी रोड से, ये लाहौर के बाहर से, और फिर वाघा क्रॉस करके भारत चली जाती।
एक एक मोटर बाइक पे दो दो सवार हमने खुद फॉरेनर्स देखे, पूरी दुनिया का उन्होंने सामान लदा होता था और वर्ल्ड टूरिस्ट उस पर निकले होते थे, वर्ल्ड टूर पे, और वो जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं किसी को, कोई उनको टेंशन नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर जो हालात ख़राब हुए तो उसने फिर वो पंजाबी कहते ना भांडे ही मुँह दे मार देते और अब उनका वो फॉरेनर इंटरेस्ट देखने खत्म को हो नहीं गया ना मिलता। फिर। हाँ। तो अब ये थोड़े से मसाइल हैं, बट वन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। देखते हैं कि लेकिन सोहेल कैसर साहब, हम देखते हैं कि आप लाहौर के नक्श तलाश करते रहते हैं, और मुझे बताइएगा आपको कौन सा अभी तक पसंद आया है, मतलब कोई ऐसा नक्श हो जो आपको फेवरेट है, जो आपका सबसे ज्यादा। अच्छा, इसमें ना एक बात मैं आपको बताऊं, जिस तरह अगर कभी आपसे कोई सवाल करे ना जी कि आपको कौन से गुलूकार पसंद है, हाँ। तो हम आमतौर पे कह देते हैं नुसरत फतेह अली खान या राहिद या किशोर या कोई किसी का। लेकिन मैं आपको बताऊं कि म्यूजिक में कोई पसंद नहीं होती। कोई भी गाना किसी भी वक्त आपको, कोई भी ठुमरी राग लाप, वो आपको क्लिक कर जाता है। हाँ, और आपको पता भी नहीं होता गा कौन रहा है। इसी तरह जो मॉन्यूमेंट्स है ना, मतलब मुझे लाहौर फोर्ट बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें एक ही जगह पर बेशुमार चीजें और बेशुमार अद्वार आपको मिलते हैं। बेशक। मतलब अकबर से लेकर फिर आगे मुगल शहनशाह, फिर सिख दौर, फिर उसमें अंग्रेज़ों ने वो बारूद खाना बनवाया और अमेंडमेंट करवाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लाहौर फोर्ट है वो ही एक मतलब मैं अंदरूनी शहर आप चले जाएं, मतलब जब भी कभी कॉलेज से, मैं और मेरा एक दोस्त होता था, तो जब भी हम कभी कॉलेज से मतलब वो पुट्टा शुट्टा खाते थे ना, तो हमारा फेवरेट काम ये होता था कि हम दिल्ली दरवाजे से दाखिल होते थे और शेरांवाला गेट से निकलते थे, पूरा शहर घूम कर निकलते थे। ठीक है। और किसी भी वक्त कोई भी चीज आपको क्लिक का, यार ये कितनी अच्छी है इन्होंने, बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ, तो इसलिए इसमें कोई वो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज, एक ही पसंद रहे। बिल्कुल, किसी भी वक्त कुछ भी आपको कुछ भी आपको पसंद आ जाता है। आदिल, आपसे भी मैं ये सवाल करूंगी, आपको कौन सा नक्श पसंद है लाहौर का जो सबसे फेवरेट हो? आप तो टूरिस्ट भी हैं और टूर गाइड भी हैं, लोगों को फहराते भी रहते हैं, तो आपका अपना कोई पसंदीदा होना चाहिए। वन ऑफ द फेवरेट माल रोड। माल रोड जोन सा वो बहुत ज़्यादा आई क्लिकिंग जोन सी वो स्ट्रीट है, रोड है एक्चुअली। और माल रोड की सबसे खास बात ये कि माल रोड के ऊपर आपको एक ऐसा फील महसूस होता है मौसम के लिहाज से। अगर आप कभी रात को ट्रैवल करें तो माल रोड की बिल्डिंग बहुत फैसिनेट करती हैं, और इन बिल्डिंग्स की ज़्यादातर जो इनका आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया है वो सर गंगाराम ने किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो आप जिस भी इमारत से गुजरते हैं तो आपको वो फील आती है कि ये उस दौर के अंदर बड़ी शाहाना तैयार हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी भी कोई आ जाए ना, मतलब सिर्फ फॉरेनर्स ही नहीं आते, बाकी भी अगर कोई छोटे शहर से आ जाए, मतलब मैं ही अगर जब आई थी यहाँ पर लाहौर, तो मैं मॉल रोड पर गई थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा वो फैसिनेट की थी वो वाली बिल्डिंग्स, और अभी भी जब हम जाते हैं तो फैसिनेट करती हैं। सोहेल साहब, हम मुझे बताइएगा, कहते हैं कि आजकल गालम गलोच पंजाब का कल्चर बन गया हुआ है, ऐसा ही है पंजाबी का? अनफॉर्चुनेटली। हालांकि कहने वाले तो ये कहते हैं कि मंदा बोल मुंहों कढ़ीए ना, मंदा बोल सजना तिखा तीर हुंदा, चंगे बोल दा सजना जग असीर हुंदा, चंगा बोल सजना निरा अक्सीर हुंदा। ये नहीं, कहने वाले तो ये कहते हैं कि हम बुरा बोल भी मुंह से ना निकालें, गाली तो बड़ी दूर की बात है, ओए तोए करके भी ना किसी को बुलाएं। बिल्कुल, जिससे भी आप बुलाएं अदब से बुलाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ये समझता है गाली जो पंजाबी का कल्चर है, तो खैर गाली तो किसी भी जुबान, किसी भी खित्ते, किसी भी मुल्क का कल्चर नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। बट हकीकत से जो नज़रें चुराना होता है वो भी थोड़ी सी एक गलत बात होती है, अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर बड़ी हद तक अपनी जड़ें पकड़ चुका है। और मैं हैरान होता हूँ कि लड़ाई आपस में हो रही है और आप काबिल इज्जत खवातीन जो घरों में बैठी होती हैं, आप उनको मतून कर रहे होते हैं, जिनको पता भी नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, इतनी ज़्यादा वो जड़ें पकड़ चुकी कि अब असेंबली में जो हमने पिछले दिनों देखा है और जो हमने लैंग्वेज सुनी है, उसके बाद अब अफसोस करने के अलावा या उसको हदफ तनकीद बनाने के अलावा आप क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं कि आप खुद को इन खराफात से कोशिश करें कि दूर रखें। अगर कोई बहुत गुस्सा आ भी जाए तो अपनी ज़ुबान जो है उसको थोड़ा सा काबू करने की कोशिश करें। लेकिन ये कहना कि गाली पंजाब का कल्चर है, ये तो अब सीधा साधा पंजाबी के बारे में पहले ही इतनी ज़्यादा वो फैला दी गई हैं चीज़ें कि ये उजाड़ और जाहलों। मैं आपको बताऊं कि पंजाबी जुबान दुनिया की किसी जुबान के साथ मुकाबला कर लें, जो गहराई आपको
पंजाबी जुबान में मिलती है ना, वो किसी जुबान एक एक लफ्ज में ऐसे ऐसे मोती परोए होते हैं। वो जैसे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं ना, हे मां मरे ते मुकदे पेके, प्यो मरे ते घर वेला, हैं जी, भरा मरे ते उजड़ जांदा ही मेला। बिल्कुल, यानी 3 मिसरे हैं और तीनों में उन्होंने देखें कितनी वो पूरे जो आपकी और ये बिल्कुल बात सही है। एग्जैक्टली आप देख लें, जब माँ मतलब इस दुनिया से चली जाती है तो बेटियां कम कर देती हैं अपने मैके आना। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें अपने कल्चर को और अपनी सकाफत को और इस चीज़ को तरवीज पे, या पंजाबी को तरवीज देनी चाहिए। और जिस तरह हम लोग चल रहे हैं मेरे ख्याल से जो आगे ये फैसला किया गया है दोनों सिटीज़ को एक जुड़वा शहर बनाने का, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आदिल लाहौरी हमारे साथ मौजूद थे। आदिल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और सुहेल कैसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो आपको पता है कि सेहतमंद और तवाना रहने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। कुछ लोग जिम जाकर एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं और कुछ लोग योगा को प्रेफरेंस देते हैं कि हम लोग योगा करेंगे, और सांस और जिस्म की एक्सरसाइजेस के ज़रिए अपने नफ्स पर भी काबू पा सकते हैं। और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए योगा एक मुस्बत सरगर्मी समझी जाती है। इससे जिस्म के तमाम अफ़ाल भी बेहतर होते हैं, जबकि आपकी ज़हनी और नफ्सियाती सेहत पर भी बेहतरीन असर मुरतब होते हैं। और अगर इसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो बरसगीर में सदियों से जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सेहत की आबियारी के लिए योगा किया जा रहा है। ताहम 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 21 जून को योगा का आलमी दिन करार दिया गया है। आज 21 जून है और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। योगा कैसे किया जाता है और इसके लिए क्या क्या फ़वाइद हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है योगा एक्सपर्ट सलाफ़े नकवी। सलाफ़े, वेलकम टू द शो। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सलाफ़े, आज इंटरनेशल योगा डे, हैप्पी योगा डे। आपको भी हैप्पी योगा डे। आप तो योगा एक्सपर्ट हैं और हम रोज आप हमें सिखाती रहती हैं, तो हमने सोचा कि आज आपको जरूर सामने बुलाकर सीखा जाए। थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो आज इंटरनेशनल योगा डे है सलाफ़े, तो हमें चंद आसान अल्फाज में बता दें कि योगा क्या होता है और इसके क्या फ़वाइद है। सबसे पहले तो मैं हमेशा लाहौर न्यूज़ को इस चीज़ पे, इस काविश पे ना हमेशा उनको अप्रिशिएट किया है कि हमेशा ऐसे टॉपिक्स लेकर आएंगे या वो एजुकेट करने वाले और अवेयर करने वाले लोगों को। तो सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए अप्रिसिएशन आप सबको। एक चीज़ मैं बता दूं कि योगा संस्कृत जुबान का एक्चुअली लफ्ज़ है योग, ये उससे शुरू हुआ था। हाँ। अब ये एक्चुअली मेडिटेशन थी, मराकबा, जब आप ध्यान लगाते हो, फोकस करते हो, ये वो था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें इन्होंने डिफरेंट पोजेज ऐड किए नेचर से लेके, जिस तरह आपने डिफरेंट देखा होगा, कोबरा पोज कहते हैं या माउंटेन पोज हम कहते हैं, बिकॉज नेचर एनिमेट हो या इन एनिमेट किंगडम हो, तो इस सारे किंगडम से, यूनिवर्स से लेके इन्होंने उसको मिलाकर बना दिया। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मैंने इसको ऐड कर दिया साथ एक्यूप्रेशर इसके, तो वो ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अब इसके अंदर योगा में असल जो था, जो मकसद आज भी यही है और होना भी यही चाहिए कि आपकी जो इंडिविजुअल, आपकी खुद की जो कॉन्शियसनेस है, जो आपकी अवेयरनेस है, उसको आप यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस से जोड़ें। यानी कि वी आर वन, मुझ में आप में क्या फर्क है, असल में फर्क नहीं है, सिमिलैरिटी है। योगा आपको जोड़ता है, अलाइन करता है। अलाइन ऐसे करता है कि सब एटॉमिक लेवल पर हम लोगों के अंदर जो एक स्पेस मौजूद है वो सबकी सेम है, वो चाहे एनिमेट किंगडम हो या इनएनिमेट हो। यानी कि जो लोग कहते थे ना अक्सर, तुम में मैं हूँ, मुझ में तुम हो, ये सही था। वी आर वन। मैं हमेशा कहती हूँ वी आर ए फैमिली। तो आपको योगा ऐसा अलाइन करता है कि आप पे कंपैशन आ जाता है। जब आप मराकबा करना शुरू करते हैं, आप फोकस करते हैं, आप इतनी आप में सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है कि आपको दर्द भी अपना हमदर्द लगने लगता है। एंड यू आर लाइक, दर्द तो असल में एक इंडिकेशन है, और ये तो मेरा हमदर्द हुआ मुझे बता रहा है कि इस हिस्से में प्रॉब्लम है। दर्द को बुरा नहीं कहना, उस चीज को सॉल्व करना है। आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है योगा से। तो इसीलिए आपको उन्होंने क्या किया, 4 एस्पेक्ट पे आपके काम करेगा ये, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। ठीक है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में भी बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, तो इतने सारे लोगों ने अपनी साइकिक जो एबिलिटीज हैं उनको डेवलप किया। बिकॉज थर्ड आई, जिसे हम पिनियल ग्लैंड बोलते हैं, वो उससे बहुत ज्यादा आपका जो है वो एक्टिवेट होता है, और आपको उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप इंट्यूटिव भी हो जाते हैं। इंट्यूटिव होने का मतलब वो वाला नहीं है कि जो लोग ज्यादातर बाबाइज्म की तरफ चले जाते हैं, मैं वो नहीं कहूंगी। होता ये है कि अवेयरनेस इतनी इसलिए जरूरी है कि आप समझ सके सबसे पहले अपने आप को,
आपका जो कैमरा दूसरों की तरफ घूमता रहता है ना हर वक्त कि इसमें ये बुराई है, इसमें सबसे पहले आप अपनी तरफ आएं, अपना एहतसाब करें। मतलब ये योगा का कह सकते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मुस्बत पहलू है कि वो सबसे पहले आपको अपने बारे में बताता है। बिल्कुल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर आपको अपनी समझ होगी तो आप दुनिया को समझ सकेंगे, तब आप सबको अपनी फैमिली मान सकेंगे। ठीक है। अदरवाइज आप हमेशा जज। मैं सबसे पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगी इसमें, एंटी एजिंग योगा का सबसे बड़ा बेनिफिट लगता है लोगों को। अब एंटी एजिंग अगर आप बात करते हो तो एजिंग प्रोसेस स्लो अगर आप करना चाहते हो तो आपको जजमेंट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। बिकॉज जब आप जज करते हो ना किसी को, अच्छा इसने आज ऐसे कपड़े पहने हैं, ये क्या लग रही है, आप जब करते हो आपके अंदर स्ट्रेस आता है, तो स्ट्रेस और जजमेंट से आपके चेहरे पर एज आने लगती है। तो लोग फिर अच्छा दूसरे को भी देखे जिसकी एज कम लग रही है, उसको देखकर भी जेलस हो रहे हैं। तो अगर आप अपने आप पर इतना कंट्रोल कर लें, सेल्फ कंट्रोल आपको योगा दे सकता है जब आप मराकबा करते हैं, जब आप डिफरेंट इसके पोजेस परफॉर्म करते हैं और फोकस के साथ करते हैं। बिकॉज आपको ये इतना फोकस दे देगा कि आप कोई काम भी कर रहे हो ना, आप अवेयर हो। एक फनी चीज इसमें मैं ऐड करूं, हमारे जो अक्सर स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेड्स वगैरह में मसला आता है, तो मैं कहती हूँ तुम लोग के छोटे थे टीचर्स जो कान पकड़ाते थे ना, वो बड़ा सही करते थे। अच्छा। क्यों? मैंने कहा क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को दबाते हो ना तो ये अवेयरनेस का पॉइंट है। अच्छा। बॉडी में अल्लाह ताला ने आपके डिफरेंट जो नर्व्स एंड टर्मिनल्स जो रखे हुए हैं, अगर आपको पता हो ना कि कौन सा बटन कब एक्टिवेट करना है, आप कर सकते हो। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि वो कान पकड़ाने वाली जो आदत है, एक दूसरे के कान नहीं खींचने, अपने कान थोड़े खींचो और दूसरी तरह से भी अपने कान खींचा करो कि जब अपने अंदर कोई गलती नजर आती है। सो योगा आपको डिफरेंट बेनिफिट्स देगा। आप इसके फिजिकल बेनिफिट्स पे जाओ तो सबसे पहले जो लोगों को होता है कि मेरा वेट लॉस हो। अच्छा, वेट लॉस इस तरीके से बिल्कुल बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हम लोग जिम तो जा सकते हैं, हमें लगता है कि जिम से हो सकता है, एक्सरसाइज करेंगे, क्या योगा से आपका वेट कम हो सकता है? वेट कम हो सकता है। अच्छा, इसमें एक सबसे पहले असल में जो मिसकंसेप्शन है वो कहते हैं योगा चूंकि स्लो है, तो ये क्या करेगा, क्योंकि मेरी तो स्वेटिंग नहीं होती। बिल्कुल। तो ये अच्छा, जितनी चीज जितनी स्लो होगी, चाहे जिम में भी आपको अगर मैं कहूँ कि रेपिटेशन जो है इतनी स्लो कर दो, इतना वेट उठाया हुआ है, वो उतना इंटेंस हो जाएगा। योगा आपको पेशेंस देता है, इसीलिए कि आप हर चीज स्लोली परफॉर्म करते हो और आपके अंदर वो एक ग्रेस आती है चीजों को उससे मैनेज करने की, उसको डील करने की और बिहेव करने की सोसाइटी में भी। मतलब आप न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, जो यहाँ हो वही आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और जो फिजिकली कर रहे हो वही आपके यहाँ चल रहा है। हम लाफ्टर थेरेपी करते हैं, हम हंस रहे हैं, तो ब्रेन को सिग्नल जाता है मैं खुश हूं तो मैं हंस रहा हूं। अब अगर यहाँ खुशी है तो फिर फिजिकली पता चलेगा यहाँ स्माइल आएगी। एग्जैक्टली। तो ये दोनों चीजें आपस में बड़ी मैच करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब योगा वेट तो रिड्यूस डेफिनेटली करेगा। एक है कि आपके वेट रिडक्शन का ताल्लुक आपके एक्सहेलेशन से होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जितना आप ज्यादा एक्सहेल करेंगे, निकालेंगे बॉडी से, उतना आपका वेट रिड्यूस होगा। अब जब योगा में आपने देखा है कपालभाति हम कर रहे होते हैं, जिसे स्कल शाइनिंग कहते हैं, आप तेज तेज एक्सहेलेशन पे ज्यादा गौर कर रहे होते हो, उससे वेट रिड्यूस करते हैं लोग। योगी जो अपना वेट मेंटेन कैसे करते हैं, बिकॉज वो ज्यादा एक्सहेलेशन पे ध्यान देते हैं और जो टॉक्सिक चीजें हैं उनको बाहर निकालते हैं। सांस आपकी जिंदगी का आपकी सांस से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आपको असल में ना ये लाइफस्टाइल है योगा, मैं इसको हमेशा कहूंगी ये लाइफस्टाइल है, 2 दिन की बात नहीं, 3 दिन की बात नहीं। यू आर लाइक 1 दिन करूं 2 दिन करूं, इसको लाइफस्टाइल बनाएं ताकि आप में एक तरीका है, आपके सांस की पेस आपको समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग जो गुस्सा करते हैं, अब सबसे पहले उनकी सांस चेंज होती है। जाहिर है आप तेज तेज सांस लेना शुरू कर दोगे, सैड हो गए बहुत स्लो हो जाओगे उसी टाइम, तो उसको अगर पेस को चेंज कर दो खुद कॉन्शियसली, तो आपकी यहाँ से भी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो किस तरह हम अपनी जो है सांस को कंट्रोल कर सकते हैं? सांस को कंट्रोल क्या होगा, सबसे जो आसान, जैसे हम इसे कहते हैं मश्क, यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सबसे आसान मश्क क्या होती है, आप बैठे आप कहीं भी हो, सबसे पहले तो ग्राउंडिंग सिखाते हैं योगा में। ग्राउंडिंग मतलब कि आपने पाँव में कुछ ना पहना हो, आप जमीन पर, जिससे हम कहते हैं ना अर्थ कर देना, किसी चीज को ग्राउंड कर देना। आप ऐसे बैठे हो, आपने अपने हाथ यहाँ रखे, अपनी आंखें बंद की हुई हैं, ठीक है। अब किसी चीज पर फोकस नहीं है सिवाय अपनी सांस के, बिकॉज ये जिंदगी है आपकी। आपने इस पे गौर किया, इनहेल कि कितनी देर में आप सांस लेते हो, कितनी देर में एक्सहेल करते हो। आप इसके अंदर एक की पॉइंट है, वो ये होगा कि आप 3+3 कर लो, यानी जितने में सांस अंदर भरते हो उतने में सांस निकालो। आपका जब ये पेस सेट हो जाएगा, तो आपको जब गुस्सा भी आता है ना, आप कंट्रोल कर लोगे। फौरन से चीजें कभी भी नहीं होती, यानी हर चीज के अंदर आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लोग कहते हैं मुझे गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? मैं कहती हूँ ऐसी कोशिश करो कि गुस्सा ना आए, मैं ऐसा क्या करूं? ठीक है। आप जब उसको रोक लोगे, उसके बाद अगर कभी कभी चलो गुस्सा आ गया,
तो आप उसको मैनेज करना सीख लेंगे। आप जल्दी से खुद को, कहते हैं ना कि मेंटल स्टेट चेंज करें, गुस्सा आया मेंटल स्टेट चेंज करें, लेकिन इसके लिए आपको कॉन्शियस होना जरूरी है। बिकॉज उस टाइम पे तो हम समझ रहे होते जब गुस्सा आया आई एम स्मार्ट, मुझे गुस्सा आया मैं सही हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। हाँ। योगा आपको ये चीज सिखाएगा सबसे पहले कि कहाँ आप सही हो, कहाँ आप गलत हो। एक बड़ी मजे की बात हमें माइंड साइंसेज में सिखाई जाती है, मैं क्योंकि होलिस्टिक कोच हूँ तो उसमें ये चीजें सिखाई जाती है कि देयर इज नथिंग लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वी ऐड कलर्स टू इट। हम इस दुनिया में जो हमेशा कलर्स ऐड करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे लिए जो पॉजिटिव होंगी वो आपके लिए हो सकता है नेगेटिव हो, तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव की भी हैसियत नहीं है। हाँ। तो अब अगर हम वेट लॉस की भी बात करते हैं तो वेट रिडक्शन में लोग कहते हैं इसके मुझे क्या फायदा होगा, मतलब फायदा, मैं कहती हूँ इसका मतलब इसका ऑपोजिट, हमारे गुरु भी ये कहते थे इसका ऑपोजिट यानी नुकसान हुआ। इसका कोई नुकसान है? एक्सरसाइज का कोई नुकसान नहीं होता। एग्जैक्टली। सो आप ऐसा करें, इसको परफॉर्म करके देखिए, ये स्मार्ट एनर्जी है, आपको जो उसमें से चाहिए होगा आपको मिलेगा। मेरे सामने बहुत सारे लोग, मैं जो एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती थी कई दफा, उनको वो फायदा हो रहा होता था। मुझे नहीं पता था कि खातून मेरे पास सिर्फ और सिर्फ स्लीप के इशू के लिए आई थी कि उसको मैं किसी तरीके सही कर सकूं। सालों से वो मेडिकेशन पे थी, कैन यू बिलीव, सालों से। अच्छा, कुछ सेशंस उन्होंने मुझसे लिए, कुछ हफ्ते उनको गुजरे, मुझे आके कहती है मैं टेपर ऑफ करना चाहती हूँ मेडिसिन। मुझे तो पता नहीं हूँ किसी मेडिसिन पे। ठीक है। एक तो मैं यहाँ मैसेज दे दूं कि मैं मेडिसिन नहीं देती। अच्छा। मैंने उनको इसलिए बोला, मैंने कहा आप डॉक्टर से पूछें। हाँ। लेकिन टेपर ऑफ किस चीज की मेडिसिन? कहती है मैं नींद की दवाई लेती थी और उससे फिर भी नींद नहीं आती थी, वो डोज बढ़ती गई और उससे आगे मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जाऊंगी। अब जब से मैंने योगा करना शुरू किया, इस क्लास कर चुका, वो शाम में क्लास करते थे, कहती है मैं इसके बाद इतनी रिलैक्स होती हूँ, मुझे होता है टाइम पर खाना खाऊं और अब मैं आराम से सो जाऊं बगैर मेडिसिन के। बिकॉज आप जब खुद को सिस्टम को अलाइन करोगे, आपके 4 एस्पेक्ट जिन पे ये काम कर रहा है ना, अगर इसमें से एक में भी खराबी होगी तो आप सो नहीं सकते, आप सही से लाइफ में परफॉर्म नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, आप एंजॉय नहीं कर सकते लाइफ तो आपको यूनिवर्स से अलाइन होना है, आपको लोगों से अलाइन होना है, आपके अंदर कंपैशन होना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे इंसान हैं। यही चीजें सिखाई जाती हैं। तो योगा का सबसे बड़ा बेनिफिट कंपैशन भी है कि आपके अंदर ये एक हमदर्दी पैदा करेगा लोगों के लिए। बिकॉज जब आप अपने आप को सही से जान जाएंगे, मैं किसी प्रॉब्लम से गुजरी हूँ अगर फॉर इंस्टेंस, और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता आप उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, मैं उसको अंडरस्टैंड करूंगी अच्छे से। मेरा जो रिएक्शन होता है ना, जो लोगों का नॉर्मली मेरे साथ हुआ है, मैं सबके साथ करूंगा। रिएक्शन आता है मेरे साथ हुआ है, मैं किसी के साथ होने नहीं करूंगी। तो वो आपको इतना पॉजिटिव कर देगा कि आप अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ जाएगी। जहां तक वेट लॉस की बात है, वेट लॉस में सबसे पहले कोई पतला है कोई मोटा है, उसमें फिर हम जजमेंट सबसे पहले कहते हैं कि वो नहीं आप करेंगे, बिकॉज कोई किस वजह से स्ट्रगल कर रहा है, हु नोज, तो आप ये नहीं कहोगे, वो अपनी स्ट्रगल में उसको आप रहने दो। वेट रिड्यूस मैंने खुद किया है, रिसेंटली किया है, और तकरीबन 11 kg किया है, और योगा से किया है 4 to 5 months के अंदर अंदर हेल्दी वे में। और मैंने फिर भी खुद को मार्जिन दिया था 6 months का, बिकॉज मुझे ये होता है जितने आपने महीने लगाए हैं वेट को अपने पे आने में, आप उतने ही वीक्स में इसको उतार सकते हो। जितने साल लगाए हैं उतने महीनों में इसको खत्म करोगे, बट हेल्दी वे में करो। बिकॉज आज वेट रिड्यूस कर लिया, मैं एक चीज पे आ गई, फलां के इवेंट के लिए, खुद की शादी के लिए, उसकी शादी के लिए डाइट कर ली, और बहुत गलत है। हर चीज खाना पीना एक डाइट का मैं कहती हूँ डाइट प्लीज, ये ना चीज मैं क्या ओवर रेटेड है इसको, ये जो ना क्रैश डाइट, मतलब क्रैश, अब ये ओल्ड फैशन्ड है, मैं ये कहूंगी। एक टाइम था वो सीरियसली ये चीज ट्रेंड में थी, जब हम किसी को देखते थे ना, मैं क्रैश डाइट में, हम लोग कहते हैं ओह माय गॉड बहुत मॉडर्न है। तो अब ये चीजें ना ओल्ड फैशन है कि आपको समझ नहीं है कि ये चीज आपके लिए सही नहीं है, कि आपको पता नहीं है कि खाना खाना अच्छी बात है, आप एम्प्टी स्टमक घूम रहे हो। तो वेट रिड्यूस करें खाते हुए और फिजिकल एक्टिविटी करते हुए। बिकॉज आपका हमारा बन गया हुआ है कि हम खा वैसे ही रहे हैं, हम लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हुई है। बिल्कुल। और फिर हम कहते हैं हमें असर ही नहीं हो रहा, असर नहीं होता मुझे, क्योंकि हम ना एक पैटर्न पर चलते नहीं है। ना तो सांस का रिदम ठीक है, ना सांस का पैटर्न ठीक है, ना हम खुद से अलाइन है। मैं इसलिए कहती हूँ खुद पे सबसे ज्यादा फोकस करो, खुद क्या कर रहे हो। इतना ज्यादा नहीं कि खुद को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें कि आईने में देखा मैं यहाँ से खराब हूँ, मैं ऐसे नहीं। सबसे पहले एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, जो आप हैं खूबसूरत है, ठीक है। ग्रेटफुल रहना एक योगा में एक टेक्निक हम सिखाते हैं, मैं चाहूंगी कि लोग इसे आज से शुरू करें 21 डेज के लिए। जब हर सुबह आप उठें तो कोई भी एक नेमत याद करें। आपने जब वो नेमत याद की, 21 दिन के बाद आपकी मेंटल स्टेट चेंज होगी। हर वो बंदा जो नाउमीद इस टाइम पर बैठा हुआ है, मैं उसे चैलेंज देती हूँ, 21 दिन वो अपने आप को दे दे और लिखे। अच्छा, आपको उस टाइम पर इतनी नेमतें याद आएंगी जो आप भूल गए हुए। पहली नेमत मैं बता देती हूँ आसानी के लिए, आपकी सांस। आपकी सांस चल रही है और आपको जरूरत नहीं है किसी भी चीज की,
कि खुदा ना खास्ता कितने लोग इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं, उनको सहारे की जरूरत है। आपकी आंखें खुल गई बड़े आराम से। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपनी आंखें खुद भी नहीं खोल सकते। तो आप जब देखेंगे आपकी फैमिली मौजूद है, आपके पास घर है, आपके पास छत है, जॉब कर रहे हो, जो भी है आपके पास जॉब है। बहुत सारे लोग इस टाइम शायद जॉबलेस भी हो, तो आप जब नेम तैयार करोगे, सोचने का नजरिया बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा, गुजारने का नजरिया बदल जाएगा। दूसरा सुलाफे, आजकल हम देख रहे हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले हम देखते थे कि बड़ी एज के लोगों में ही होती थी, अब तो बच्चों में भी ये बच्चों में बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो जीन से ट्रांसफर हो रहा है ना। तो इसको किस तरह हम लोग कम कर सकते हैं योगा के थ्रू? इसको आप, मैं कहूंगी कि योगा तो करें फिजिकल एक्टिविटी में। बच्चों को जब 7 साल की उम्र का बच्चा पहुंचे, ठीक है, आप उसको मेडिटेशन में डालें। यानी अब बच्चा इतना इमेजिनरी होता है, उसको इतने बैरियर्स नहीं लगे होते, कैसे होगा, क्यों होगा, इसका क्या फायदा है, वो इतने क्वेश्चन उस तरह नहीं करेगा। करेगा तो समझने के लिए करेगा। बहुत फर्क है हम में और उस बच्चे में, बिकॉज उसका फिल्टर कोई नहीं लगा हुआ यहाँ पे। अब उसको आप बिठाएं। हाइपर एक्टिव चाइल्ड भी है ना, आप उसको, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप उसको जब बिठाते हो ना, ग्राउंडिंग कराओ उसकी, ताकि उसकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो, बिकॉज उसमें इतनी एनर्जी है, उसको कहीं उसको निकालना है। अब उसको मेडिटेशन कराएं उसके फेवरेट कैरेक्टर को लेके। ठीक है, यानी अगर बच्चा है और उसको सुपरमैन पसंद है, तो आप ये बोले कि सुपरमैन मेडिटेशन करता है। अब उस टाइम वो बच्चा उस कैरेक्टर, हम अक्सर नहीं कहते बच्चा ये दूध पी लो, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो ये चीज खाते हैं। बच्चे स्पिनच, फलां कैरेक्टर स्पिनच खाता है, बच्चे खा रहे हैं, हालांकि वो उनको इतनी बदमजा लगती है, लेकिन वो खाते क्योंकि मेरा कैरेक्टर खाता है। उसको कहो सुपरमैन बेटा, ये जो है ना ये मेडिटेशन करता है, वो इसीलिए इतना पावरफुल है। बच्चा उस टाइम वो चीज करना शुरू हो जाएगा। आप एक तरह से झूठ नहीं उससे बोल रहे, लेकिन सच बोल रहे हो कि जिंदगी में असल में पावरफुल बनने के लिए यहाँ कंट्रोल होना जरूरी है, अदरवाइज आप सबसे वीक इंसान हो। तो जब आप मेडिटेशन करोगे, और जो भी योगा सीखना चाहता है और कहता है कि मैं पहली क्या चीज करूं, तो सबसे पहले आप सन सल्यूट कर ले। अगर सन सल्यूट पे कुछ लोगों को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता है कि ये क्या है, किस तरह है, तो आप कोबरा पोज बच्चों को सिखाएं, प्लैंक सिखाएं, स्क्वाट सिखाएं, ये भी योगा में होते हैं। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो उनको अलाइन करेंगी। कोबरा पोज आपकी बॉडी को अलाइन कर देगा। और मेडिटेशन बच्चों को जरूर सिखाएं। अगर किसी को वेट का प्रॉब्लम आ रहा है तो ये प्रेशर पॉइंट हम रिंग फिंगर का बताते होते हैं, उसको वो प्रेस करवा दे और उनको कहे कि बैठे रहें और रिलैक्स रहें। एक चीज मैं चाहूंगी कि अभी जो है ना, आपकी मेंटल स्टेट को एक तरह से थोड़ा सा चेक किया जाए। अच्छा, मेरी मेंटल स्टेट? हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो किस तरह होगा कि चेंज कैसे होता है। पहले मुनीबा जो है वो नीचे देखेगी और वो तमाम चीजें याद करेगी उस टाइम पर कि जो आपको कभी किसी ने कही या आपको अपने बारे में कुछ लगता है कि ये बुरा है, मतलब मेरे बारे में ना, उसको याद करो। उसके बाद वही सेम चीज 45 डिग्री का एंगल देकर याद करो। ठीक है, अब देखो कि किस वक्त में ज्यादा उसकी इंटेंसिटी थी। अब मेंटल स्टेट जब आप 45 डिग्री का एंगल देते हो ना, तो आपकी मेंटल स्टेट चेंज हो जाती है, आपके ख्यालात चेंज हो जाते हैं, आप सही हो जाते हो। ठीक है, नीचे देखोगी ना तो ज्यादा डिप्रेशन, ज्यादा स्टिमुलेट होगी। एग्जैक्टली, वो आपको अंधेरा और वो सब कुछ नजर आएगा। अब याद करो इसको जरा अच्छे से, अपनी आंखें बस ऐसे नीचे कर लो। अच्छा, अब आंखें नीचे करके उन तमाम चीजों को याद करने की कोशिश करो जो आपको अपने बारे में, आई एम सॉरी लेकिन अपने बारे में नेगेटिव लगती है, या कोई नेगेटिव सजेशन आपको कभी किसी ने दिया हो जो आज तक आपके जहन में हो, और वो डेफिनेटली होगा, ऑब्वियसली वो हर टाइम आपके जहन में होता है। तो आप उस पर यकीन करने लग गए हो कि ऐसा है, ऐसा है, मुनीबा ऐसी है, मुनीबा ऐसी ही है, ऐसा लोगों ने कहा। अब 45 डिग्री का एंगल दो, अपनी पहली इंटेंसिटी और टेंडेंसी चीज की याद रखना। अब वही चीजें याद करो कि मुनीबा ऐसी है, क्या इतनी नेगेटिव है, या इस तरह की है, कुछ चीजें वो नहीं कर सकती। अब कोई फर्क पड़ रहा है? इतना बहुत फर्क पड़ रहा है। मतलब एक कह लें कि 360 एंगल डिग्री के एंगल फर्क का आता है। इसीलिए जैसे ही आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस हो, बच्चों को भी कहो वॉक करें, क्लैप करें, जैसा लॉफ्टर थेरेपी में होता है, क्लैप करते हुए, वॉक करते हुए जाओ और भागो और वापस आओ मेरे पास। और उस टाइम अपनी आंखें जो हैं, इवन आप ट्रेडमिल पर हो तब भी आप अपनी आंखों को ऊपर रख सकते हो, 45 डिग्री का एंगल का वो आप उसको दो, ताकि इसलिए कि मेंटल स्टेट आपकी उस टाइम चेंज हो। बच्चे को ये गुर सिखाएं। हाँ, एग्जैक्टली। जब वो सीख लेगा तो अच्छा एडल्ट बनेगा। हम लोग अक्सर चीजों में कहते हैं बच्चा है, कोई बात नहीं, बच्चा है वही तो एडल्ट बनेगा, वही तो इंसान है। अभी जो सीख रहा है वही बड़े होकर अभी करेगा। सिखाएं। आप पहले 7 साल में जो आप उसको सिखा चुके होगे, सारी लाइफ वो उसी की बेस पे सारा कुछ करेगा, जिंदगी गुजारेगा, ऐसी है। तो वो आप उसको सिखाएं। सुलाफे, कब हम लोग कर सकते हैं, मतलब कौन सी जगह पे योगा करना ज्यादा अच्छा है, इंडोर, आउटडोर, कौन सा वक्त अच्छा है योगा के लिए? एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि वक्त हमेशा वो अच्छा है जो आप अपने लिए निकालते हो, वही बेस्ट टाइम होता है। लेकिन आजकल तो लोग इतने बिजी हो गए, आजकल नहीं निकाला जाता, बिल्कुल नहीं निकला जाता। अब आउटडोर हो या इंडोर, जो भी आपकी कन्वीनियंस हो, लेकिन असल में जो आइडियल टाइम योगा का कहा जाता है वो 4 to 6 होता है सुबह के।
ठीक है। 4 से 6, और इसका बेनिफिट ये होता है आप मॉर्निंग पर्सन बन जाते हैं, अच्छा। अर्ली राइजर हो। जब आप अर्ली राइजर हो, चीजों को मैनिफेस्ट कर सकोगे, चीजें जिंदगी में अचीव कर सकोगे। अब अगर आप नहीं कर पा रहे, आपके पास सोने से पहले भी अगर वक्त है तो स्लीप योगा भी होता है स्लीप के लिए, उससे पहले भी वेट रिडक्शन के लिए योगा होता है। आप उससे पहले स्ट्रेचिंग कर लें, आप उससे पहले एक्सरसाइज कर लें। इवन अगर देखो हम रोजा रख रहे होते हैं तो हम तब भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। उससे मुश्किल आई डोंट थिंक सो कोई चीज होगी। आप जब बिजी हो, आप चाहते हो आप स्ट्रेस में हो, हम कहते हैं मैं स्ट्रेस में, मेरा दिल नहीं कर रहा, आप एक्सरसाइज करो ताकि एंडोर्फिन रिलीज हो, ताकि आपकी मेंटल स्टेट चेंज हो, और उसके बाद आप वेट रिड्यूस करो। बिकॉज आप स्ट्रेस में आते हो, आपका वेट स्टक हो जाता है, क्योंकि आपका हार्मोन रिलीज होगा जो आपका वेट स्टक कर देगा। आपको वेट रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले यहाँ से रिलैक्स होना पड़ेगा, और उसके लिए आपने मेडिटेशन से बेशक स्टार्ट ले लो, लेकिन सोने से पहले बच्चों को अपने आप को आदत डालें। बच्चों के साथ खुद सबसे पहले बच्चे वो करेंगे जो आप उनको करके दिखाओगे। आप उनको कहो कि बेटा मैं भी मेडिटेशन कर रही हूँ, ठीक है, और उनके साथ इस तरह के इनहेल एंड एक्सहेल, शुरू में गाइडेड मेडिटेशन उनके साथ करें कि उनको सिखाओ। और मेरे ख्याल से हमें करना भी चाहिए। करना अभी चाहिए। हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं तो बहुत से लोग हमें सबसे देख भी पहले रहे ना हम होंगे एक घर में। लॉफ्टर की चीज करते हैं। हाँ, पहले जरूर। हम लॉफ्टर की चीज करेंगे कि हम अगर, ताकि हमें रिएक्ट करना है असल सिचुएशन में। ठीक है। अगर मैंने फर्ज अपने फोन पर इस टाइम कोई फनी जोक पढ़ लिया, ओके, और वो मैंने आपको सुना दिया, हाँ, वो बड़ा ही फनी है, होता है हमारे हिडन जोक्स भी होते हैं, याद कर लो उसको। हाँ, हाँ, हाँ। अब उस पर हंसो, तो हम एक दूसरे को अगर ये करें हाँ। तो उस टाइम क्या होगा, उसको हम याद करेंगे और हम हंसेंगे। एग्जैक्टली, मतलब आप हाँ, हंसोगे। हाँ। तो इस टाइम पर ऊंची हंसना होता है। ठीक है। एक तो सबसे पहले मुनीबा ये चीज टैप करते हुए, मतलब अभी ये फन होगा यहाँ पे, आपने क्या किया, ये टैप करते हुए हंसेंगे हम, सही से हंसना है। उसके बाद योगा चुके कर रहे हैं, इनहेल करके अब सही हंसना है, जो जिस तरह से भी आप हंसते हो, ठीक है, उसको ऐसे करते हुए, हाथ को ऐसे करते हुए, बिकॉज आप साथ योगा थेरेपी कर रहे हैं, तो इनहेल करने के साथ हंसना है। हमारे साथ साथ जो हमारे देखने वाले भी हैं वो भी करें, बिल्कुल, वो रिलैक्स होंगे, जो मेंटली टेंशन है वो रिलीज बिल्कुल। सो इनहेल एंड लाफ मतलब उससे हंसी आएगी। अब सारे हमें देख के हंस रहे हैं। अब दोबारा इनहेल एंड आप जब आप एक दफा हंसना शुरू करते हो, ये तो हम आपस में कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, जब आप एक दफा हंसना शुरू करते हो वो एक तरह से लूप बन जाता है। ठीक है। अक्सर मैं एक चीज कहती हूँ, अब तो कोरोना की वजह से हम डिस्टेंस पे रहते हैं ना, तो हम कहते हैं कि आप अपने हाथों को एक तरह से एक दूसरे के हाथों को ज्वाइन कर ले, ठीक है, मिलाएं, और उसके बाद हम बचपन में नहीं गेम खेलते थे, सारे सर्कल बनाते थे, दूर जाते थे, पास आते थे, वो कर रहे होते हैं। एक चाइल्ड लाइक प्लेफुलनेस होती है लॉफ्टर थेरेपी में। वो क्या होती है, मैं अगर मुनीबा से अभी कहूँ, आज मुनीबा के साथ मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, अच्छा अगर मैं मुनीबा से ये कहूँ, मुनीबा जो इस टाइम दिल कर रहा है वो करो, अच्छा, तो समटाइम्स ऐसा होता है मेरा दिल कर रहा है कि मैं हाथ उठाऊं। हाँ, अब ये चीज उस टाइम पर क्लास में इतनी फनी होती है, बिकॉज मैं लोगों को ना, अच्छा जो दिल कर रहा है करो, वो लेट जाएंगे। अच्छा आपका एक्सरसाइज करो, लेटने को दिल कर रहा है, मतलब बहुत सारे लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यू नो व्हाट, आंखें बंद करते हैं, बिकॉज उन्हें सुकून चाहिए होता है। सुकून चाहिए होता है, एग्जैक्टली। तो अगर मैं मुनीबा से कहूँ कि सबसे पहले इस टाइम क्या दिल है, दिल की मानो, क्या करना चाहती हूँ, हाथ उठाना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, क्या वो करो, मैं आंखें बंद करना चाहती हूँ। देखा कि सुकून चाहते हो, तो सबसे पहले आप वो करें, घर में जहां भी बैठे हुए हैं 5 मिनट इस सेशन में कर लें कि आपके जहन में क्या आ रहा है। सबसे पहले आपका अगर ये भी दिल कर रहा है ना, कर ले, ये भी कर ले, एग्जैक्टली। अगर आपको ये दिल कर रहा है करने को, आप कर ले। अगर आपका दिल कर रहा है तालियां बजाने को, बजा लो भाई, कर लो, इसलिए कि कभी कभी अपनी सुनना बहुत जरूरी है। अब एक जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये घर में करने लग जाएंगे ना, घर वाले कहेंगे पागल हो गए हैं बच्चे हमारे। उनको ना असल में सिखाना, सबसे अच्छा कन्विंस करना भी आपको योगा सिखाता है एक्चुअली, क्या कम्युनिकेशन कैसे करने, ये भी एक इसकी आर्ट है। अब हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज छोटी सी है वो करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, हाफ इनहेल किया, उसके बाद कंप्लीट इनहेल करने के बाद फिर आप एक्सहेल करोगे, ठीक है। अभी हम 3 सांसों में इस चीज को करेंगे, यानी 3 दफा दोहराएंगे। अपनी पहली मेंटल स्टेट याद कर लो, ठीक है, बिल्कुल इसको रिलैक्स करो। अब ये तमाम लोग सीख लें कि जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कोई भी चीज करे तो जॉ रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स किया, बैक आपकी स्ट्रेट है। इनहेल हाफ, पॉज, कंप्लीट, एक्सहेल थ्रू योर माउथ। अब इनहेल हाफ, पॉज, complete and exhale. Last time, inhale, half, complete and exhale.
आप देखो बॉडी में जो प्रेशर, जो टेंशन थी, एग्जैक्टली वो रिलीज होती है फौरन हो गए हैं हम लोग, और मेरे ख्याल से जो हमारे देखने वाले भी हैं वो भी बहुत ज्यादा रिलैक्स होंगे, यही हम चाहते हैं। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा। तो सुलाफे, दिन में कितना, मतलब कितनी देर कर देना चाहिए? आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट? अपने आप को 20 मिनट दे दे बहुत है। यानी कि आपने 5 मिनट्स 2-3 मिनट्स आपने अपने आप को ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे दे लिया, 2 मिनट्स आपने मेडिटेशन को दे लिया शुरू में, ठीक है। उसके बाद आपको समय आदत इतनी पड़ जाएगी इस चीज की, आपको होगा ये हेल्दी लाइफस्टाइल है, सबसे पहले मुझे ये करना है। अच्छा। उसके अलावा पोजेस जो भी हो, आप तकरीबन 15 मिनट्स उसको दे दें। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ बैक स्ट्रेच, कोबरा पोज, चाइल्ड पोज, ये इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको एक तरह से ग्राउंड करने में खुद को और कॉन्फिडेंस देंगे, आपके अंदर वननेस आएगी, आपके अंदर कंसंट्रेशन के जो इश्यूज होते हैं ना, ज्यादा मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, मैं तो यहाँ अभी काम अपना कर रही थी, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, अवेयरनेस भी आ जाएगी। अब जब आप अलाइन होंगे, आपका वेट खुद ब खुद रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही तो ये चीजें जरा सीखना जरूरी है। एंगर, उसकी मैनेजमेंट खुद होना शुरू हो जाएगी। अगर हमारे पास टाइम हो तो 2 मिनट्स की एक स्टोरी है जो मैं चाहती हूँ सुनाना चाहती हूँ एंगर पर, जो खत्म हो गया है टाइम, और अगली दफा हम आपको जरूर बुलाएंगे और उस पे आपकी ये स्टोरी भी सुनेंगे। और जनाब, आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा था और हमने अपनी सुपर फिट सुलाफे नकवी को बुलाया था कि वो हमें आके योगा के बारे में बताएं कि वो कितना जरूरी है। सुलाफे, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आएंगे। योगा जिस तरह एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही सेहतमंद रहने के लिए योगा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ टिप्स सुलाफे ने हमारे साथ शेयर की हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वो घर में करेंगे और अपनी ज़हनी और जिस्मानी और जितनी भी परेशानियां हैं वो उसको रिलीज करेंगे। आप वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं इस पर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सुबह आते ही हम लोगों ने थोड़ी बात की थी सोने शहर लाहौर के कल्चर और सकाफत के हवाले से, तो अब कुछ बात कर लेते हैं सफाई के मसले के हवाले से जो आए दिन सर उठा लेता है। तो कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद लाहौर की सफाई की जिम्मेदारी LWMC ने संभाली थी, लेकिन कभी इख्तियारात की जंग हो जाती है, तो कभी फंड्स की कमी लाहौर की सफाई में आड़े आती रहती है, तो कभी इंतजामिया में बार बार रद्दोबदल की वजह से मामला जू का तू बरकरार रहता है। कुछ अर्सा कबल इमरान अली सुल्तान साहब को LWMC का CEO बनाया गया था, तो उनकी तरफ से बुलंदोबांग दावे किए गए थे। कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग की भी गूंज सुनाई दी थी हम सबको, लेकिन लाहौर की सफाई का मामला हल नहीं हो सका था। अब एक मर्तबा फिर इंतजामी तब्दीलियां की गई हैं और राफिया हैदर को लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की CEO तैनात किया गया है। उनके पास लाहौर की सफाई के हवाले से क्या क्या प्लान्स मौजूद हैं, खास तौर पर मौसम बरसात की आमद है, तो मॉनसून बारिशों के बाद सफाई के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, ये उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है राफिया हैदर हैं, CEO LWMC की। राफिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। राफिया, लाहौर एक ज़माने में उसकी सफाई और उसकी खूबसूरती के हवाले से दुनिया का मुकाबला किया करता था वो, लेकिन आपके ख्याल में अब हमें किस तरह के इकदाम उठाने चाहिए कि इसका जो सफाई का मसला है वो हमेशा के लिए हल हो जाए? जी देखिए, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। जो चैलेंज है सफाई का वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसमें हमें लोगों की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी ठीक तरीके से अपनी चीज़ें ठिकाने पे लगाएं। जो LWMC के ऊपर है वर्किंग, वो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात की है हमने, ऑपरेशंस के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग करके टाउन्स को डिवाइड अप किया है। हमने जो मैनेजरियल हमारी फोर्स है उनके लिए चीज़ें बेहतर की हैं कि उनको छोटे यूनिट्स में काम करने का फ़ायदा हो। जो एक बड़ा लाहौर की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बड़ी है, उसकी वजह से हमें लगा कि हम एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको छोटे छोटे यूनिट्स दें ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो जो ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग है वो ऑलरेडी इन प्लेस है और सारी चीज़ें हम साथ साथ कर रहे हैं। जो फ्लीट आनी है उसकी भी प्रोक्योरमेंट इन लाइन है, कंटेनर्स की भी इन लाइन है। तो हमें शहरियों से भी यही गुजारिश है कि वो साथ साथ उसके ऊपर काम करें और हमारी भी मदद करें और हमारी रहनुमाई भी करें। तो राफिया, आपने आते ही पहला जो हदफ था वो क्या मुकर्रर किया लाहौर की सफाई के हवाले से? देखिए, जो बेसिक चीज़ है उसमें एक स्पेसिफिक जो हमारे डेली बेसिस पे वेस्ट जनरेशन है वो अराउंड कोई 5500 टन्स के करीब बनती है। उसके ऊपर हमने अपने ऑपरेशनल टीम्स को टारगेटिंग की कि क्योंकि बैकलॉग भी एग्जिस्ट करता है सिस्टम के अंदर, तो हमने उनको टारगेटिंग की है कि जी 6000 अबव टन्स जो है डेली बेसिस पे हमने उठाने हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हम लोग अचीव कर चुके हैं। हमारी ऑन एवरेज डेली कलेक्शन जो है वो 6200 टन से ऊपर है। किसी किसी दिन हमने 7000 टन
के करीब भी हमने उठाया है, तो वो जो बैकलॉग है वो उसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं कि वो भी निकल जाए उसके अंदर से सिस्टम। और दूसरा हमने देखा है कि नए सैनिटरी वर्कर्स की भी भर्ती की गई है और दिन 4 अरब रुपए की मशीनरी भी खरीदी गई है। तो क्या हम लोग ये समझे कि अब जो ये सफाई का मसला आ रहा था, अब ये हम लोग इस मुश्किल से निकल जाएंगे? जी इंशाल्लाह। देखिए ये जो 3000 वर्कर्स की भर्ती है उसने हमें इम्पैक्ट लाना शुरू कर दिया है। अच्छा। हमारे पास इश्यूज आ रहे थे कि सिंगल शिफ्ट में मेनली काम होता था, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में वो वर्कर्स अवेलेबल नहीं होते थे, उसकी वजह से हम उस तरीके से शहर की सफाई नहीं कर पाते थे। अब हमने सेकंड शिफ्ट में भी लोगों को अवेलेबल किया, थर्ड शिफ्ट में अवेलेबल किया, रात को स्पेशली ये गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा बेहतर होता है कि हम रात को वो वाली वर्किंग कर लें। कमर्शियल एरियाज़ के ऊपर इफेक्टिवली अब हम काम करवा रहे हैं रात की शिफ्ट के अंदर, कमर्शियल एरियाज़ में स्पेसिफाई किया है। उसी तरह हमने यूसीज़ में स्पेसिफाई किया कि हर यूसी में एटलीस्ट 30 वर्कर मौजूद हो। ठीक है। पहले वो वाला पूरा नहीं हो रहा था हदफ, ये 30 मिनिमम है, बेयर मिनिमम। ये हमारी चीज पूरी यूटिलाइजेशन पूरी नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट 30 वर्कर्स पर यूसी अवेलेबल होंगे तो उससे बेहतरी आएगी। जो गलियों में हीप्स पड़ी होती हैं उसके ऊपर हम वर्किंग करवा रहे हैं ताकि वो ऑन टाइम पहुंच जाए कंटेनर्स तक और वहाँ से रिमूव हो जाए। और दूसरा हम देख रहे हैं राफिया कि आगे मॉनसून का जो है वो सिलसिला शुरू होने वाला है और शदीद बारिशों की वजह से यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग भी आम हो जाती है, उसका भी खदशा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से सिवरेज का मसला होता है, नालों में जो कचरा फंसा होता है, गंद फंसा होता है। उसके हवाले से क्या तैयारियां आप लोगों ने की हैं, क्या एक प्लान तैयार किया गया है? जी मॉनसून प्लान हमने ऑलरेडी वर्कआउट कर लिया था अप्रैल के अंदर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब ऑन गोइंग है। वासा के साथ हम कोऑर्डिनेशन में ये काम करते हैं। जो ड्रेन्स हमारे पास डीसिल्टिंग के लिए हैं वो ऑलरेडी हमने एक दफ़ा कंप्लीट कर लिए हैं और उनके ऊपर अब रनिंग में हम लोग फोकस भी करते हैं। वासा के साथ हमने उसमें भी हेल्प आउट किया है कि वासा के कुछ ड्रेन्स में इश्यूज वगैरह आ रहे थे, वहाँ पे हमने अपनी कैंपेन्स वगैरह साथ रन की हैं। वहाँ पे ड्रेन्स के साथ साथ हमने कंटेनर्स को प्लेस करवाया ताकि लोग अंदर कूड़ा फेंकने के बजाय कंटेनर्स के अंदर कूड़ा फेंकें। अच्छा। और हमने देखा है कि LWMC कहती है कि वो तारीख में पहली दफ़ा ऑपरेशनल कंपनी बनी है, उससे पहले सिर्फ वो मामलात को ओवरसाइट करी थी। इससे क्या मुराद है? पहले वो ऑपरेशनल नहीं थी क्या? देखिए पहले जो है वो दो जो कंपनीज जो आगे जिनको सोर्स आउट किया हुआ था उनकी मॉनिटरिंग पे मेनली थे और शहर का सिर्फ 10% हिस्सा जो है वहाँ पे जो रूरल सेक्शन था लाहौर का उधर LWMC खुद वर्किंग करती थी और जो कंपनीज थी वो अर्बन सेंटर्स में काम कर रही थी। और दूसरा राफिया जी आपने बात भी की है वेस्ट टू एनर्जी जो मंसूबा है उस पर भी काम हो रहा है, तो वो कहाँ तक पहुँचा है उसके हवाले से हमें बताइएगा कुछ। ठीक है, उसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं इन्वॉल्व। हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह आए हैं लेकिन उसके अंदर ऑब्वियसली अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड का भी है, उसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी ने भी उसके अंदर वर्किंग करना है। तो अभी वो बेसिक फेजेस पे हैं, जब वो उधर से थ्रू होकर हमारे पास आएंगे उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर बात कर सकते हैं। और दूसरा हम देख रहे हैं कि आगे ईद उल अज़हा आने वाली है, उसमें बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि सफाई के हवाले से देखा जाता है और जानवरों का फुजला होता है, उफल्स वगैरह वहाँ पे फैली होती हैं, तो उस हवाले से कोई आप लोगों ने प्लान तैयार किया है? तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं उस हवाले से? जी हमारा ईद उल अज़हा प्लान ऑलरेडी इन प्लेस है। उसके लिए जो हमने प्रोक्योरमेंट्स वगैरह चीज़ करनी है, बैग्स वगैरह लेने होते हैं, वो चीज़ें अलाइंड है और उनकी डिलीवरी अभी स्टार्ट होने वाली है। ऑन ग्राउंड जो हमने कैंप्स वगैरह लगाने होते हैं उनकी प्लेसमेंट कहाँ पे क्या होगा, कहाँ से राउट होनी है, किधर भेजनी है हमने ऑफिस वगैरह, वो सारा कुछ इन प्लेस है। इसमें ये इस फोरम से मैं ज़रूर शहरियों से ज़रूर गुजारिश करूँगी कि इसमें हमारा साथ दें और हमारे साथ वर्किंग में आए ताकि जहाँ पे हम लोगों को ईजी होगा कि अगर जहाँ पे हमने डेजिग्नेट की है जो पॉइंट बताया गया है वहाँ तक वो चीज़ पहुँचाए और उन बैग्स में पहुँचाए जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे होंगे अपने कैंप्स। बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ पर इंतज़ामिया की जिम्मेदारी वहाँ पे हम सब की भी, शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझ के सफाई सुथराई का ख्याल रखें। दूसरा मुझे राफिया मैडम ये बताइएगा कि जहाँ पर सैनिटरी वर्कर्स जिन इलाकों में नहीं पहुँच रहे तो वहाँ की जो रिहायशी है फिर वो कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, किसको बोल सकते हैं? जी हमारी हेल्पलाइन है 1139 जिसके ऊपर वो कॉल करके हमें बता सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें वो बिल्कुल हमारी रहनुमाई करें, हमें आइडेंटिफाई करें कि जहाँ जहाँ नहीं हमारे वर्कर्स पहुँच रहे या शिफ्ट्स में इशू है या उतनी तादाद में नहीं पहुँच रहे। अच्छा। तो वो ज़रूर हमें बताएं ताकि हम वो चीज़ रेक्टिफाई करें। तो क्या आपने जैसे बताया कि अब शिफ्ट भी चेंज कर दी गई है, पहले एक शिफ्ट होती थी और मेनली एक थी। हाँ जी, अब 3 शिफ्ट कर दी गई है, तो क्या रात को भी सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो काम किया करेंगे? जी हमने इसमें टारगेट किया कि कमर्शियल एरियाज़ में, क्योंकि रात 12-1 बजे तक इसमें एक्टिविटी रहती है, तो कमर्शियल एरियाज़ में हमने स्पेशल नाइट शिफ्ट स्टार्ट की हैं। अच्छा। जिसके अंदर मैनुअल स्वीपिंग, फिर हमारे वर्कर्स ऑन ग्राउंड होते हैं और वो
मार्केट्स के अंदर सफाई करते हैं, चाहे वो अंदरून लाहौर की हैं, चाहे वो लिबर्टी मार्केट है या मून मार्केट, इसमें सारी एरियाज़ को हमने उस तरह से कवर कराया ताकि रात को एक दफ़ा वो स्वीप अप हो जाए और सुबह जब हमारे सिटीजन उधर आते हैं तो उन्हें इशू ना बने। और इनकी टाइमिंग का भी कुछ देखा जाता है? जी, रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक इनका हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। 6 आवर्स का स्लॉट है जिसके अंदर ये रात को वर्किंग करते हैं। रात और आगे देख सकते हैं कि जो ये मामला है, सफाई सुथराई का मामला है, ये हल हो जाएगा। ये हमारे जो लाहौरी हैं उनके लिए खुशखबरी यही है, बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम लोग जो हमारी इंतज़ामिया की तरफ से जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट वगैरह रिक्वायर्ड है वो सारी इन प्लेस है। जो गैप आया है उसको हम इंशाल्लाह थोड़े ही वीक्स में कवर अप कर लेंगे। जो फ्लीट है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। ऑलरेडी जो HR है वो हमने इन प्लेस करा दी है। इसके साथ मैं वो भी ऐड इन कराऊंगी कि हमने अपनी वर्कशॉप्स को भी स्ट्रेंथन किया है। अभी हमने रिसेंटली अराउंड 200 के करीब मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिशियंस भी हायर किए हैं जो कि हमारी अभी जो करंट फ्लीट है उसको हर वक्त मोबिलाइज रखने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 100% फ्लीट डिप्लॉयमेंट हम लोग इंश्योर करवा लें हैं। जो यूजेबल फ्लीट है उसकी 100% डिप्लॉयमेंट डेली बेसिस पे होती है। अच्छा, और दूसरा एक ये भी खबरें गर्दिश में थी कि यहाँ पर मैनेजमेंट LWMC में भी घोष मुलाजमीन का इंकशाफात हुआ था, इशू स्कैंडल निकला था। तो क्या अब हम ये देख सकते हैं कि LWMC घोष मुलाजमीन से पाक हो गई है, साफ हो गई है? देखिए, ये हमारी पूरी कोशिश है उसके ऊपर। ये हमें ओवर टाइम थोड़े आइडेंटिफाई होते हैं। जो 97 लोग हमने अभी रिसेंटली बरतरफ किए हैं वो हमें एक वीक के अंदर आइडेंटिफाई होते हैं कि वो अपनी लोकेशंस पे काम नहीं कर रहे थे और अटेंडेंस नहीं लगा रहे थे। ठीक है। तो हमने ये स्टेप लिए है ताकि हमें और भी अगर आइडेंटिफाई होते हैं तो दिस वुड बी अ कंटिन्यूड प्रोसेस। ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है डेफिनेटली। अगर हमारे और मुलाजमीन इसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो वो उनके खिलाफ भी वही एक्शन लिया जाएगा और उनको बरतरफ ही किया जाएगा। उनको और कोई भी सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो जुर्माने करवा देते हैं या फिर वो थोड़ी दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो पॉलिसी है वो एक सिंगुलर होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर हमने ये जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की है दिस वुड बी डन अक्रॉस द बोर्ड। वो डिफरेंट नेचर की कोई अगर और एक्ट होते हैं इश्यूज वगैरह उसके ऊपर डिफरेंट आ सकता है, लेकिन अपनी काम पे ना होना और विदाउट ऑथराइजेशन एब्सेंट होना उसके ऊपर यही वाली पॉलिसी। उसके ऊपर कोई आपको छूट नहीं मिलेगी, उसके ऊपर सजा ही सख्त से सख्त सजा मिलेगी। दूसरा मैडम, हम देखते हैं कि अगर अपनी ही बात कर लें, इलाके में जब ये सैनिटरी वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं तो वो घरों से पैसे भी मांगते हैं, हालांकि वो गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉय होते हैं। तो क्या उनको पैसे देना ठीक है? देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। और अगर इस तरह की कोई चीज़ है या कोई अगर कंप्लेंट आती है तो आई वुड स्ट्रांगली इनकरेज कि हमें 1139 पे इसको आइडेंटिफाई किया जाए, वो UC हमें बताई जाए। अगर आपको वर्कर का नाम पता है तो वो हमें ज़रूर आइडेंटिफाई किया जाए। अच्छा, और दूसरा आगे जैसे आपने कहा कि गार्बेज बैग्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ईद के आते हुए, तो वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? क्या कोई कैंप्स लगाए जाएंगे या आपकी टीम जो है वो सड़कों पर खड़ी होकर लोगों को तकसीम करेगी? उसके मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं। जो मेन फॉरम है वो तो ये है कि हमने 293 UCs कैंप्स लगाएंगे। हमारी 24 UCs है, बड़ी UCs में मल्टीपल कैंप्स लगाए जाएंगे और उन कैंप्स के थ्रू जो है ये वाले बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। लोग हमारे पास आके अपने घर के लिए जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बैग्स लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये उन तक पहुंचाए जाएंगे और ताकि वो भी अपनी जो जिम्मेदारी है वो अच्छे तरीके से निभाएं। आने वाले दिनों में ये जो सफाई का मसला है हम इंतज़ामिया के साथ मिलकर इसको जल्द से जल्द हल कर सकें। हमारे साथ राफिया हैदर मौजूद थी, CEO हैं LWMC की। राफिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया और आप यहाँ पर आई हैं। और जिस तरह इंतज़ामिया अपना काम कर रही है, मेरे ख्याल से हम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए और उसी हवाले से काम करना चाहिए ताकि उनके साथ मिलकर हम इस सफाई के मसले को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें। आपने अपना बहुत ज़रा ख्याल रखना है, मुझे भी इजाज़त देनी है। अल्लाह हाफ़िज़।